जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। तो दोस्तों यूपीपीएससी आरओ की हिंदी की टेस्ट सीरीज नंबर 2 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने टेस्ट सीरीज नंबर 1 लगाई है और आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि आरओ में 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, 60 प्रश्न होते हैं और 60 नंबर होते हैं। हर एक प्रश्न 1 नंबर का आता है, ठीक है। और आरओ में 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। चलिए, हमने कुछ बेसिक सी बातें जान ली। अब हम आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज आपका पहला प्रश्न है, सामान्य का विलोम शब्द क्या है। तो सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही उत्तर बताना है। तो सामान्य का विलोम होता है ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट। ठीक है, सामान्य का विलोम क्या होता है, विशिष्ट। अगले ऑप्शंस की बात करें, श्रेष्ठ की बात करें तो श्रेष्ठ का विलोम होता है निकृष्ट। क्या होता है, निकृष्ट। इसी प्रकार से सर्वज्ञ की बात करें तो सर्वज्ञ का विलोम होता है अज्ञ, अज्ञ या फिर अज्ञानी। इसी प्रकार से साधारण की बात करें तो साधारण का विलोम होता है असाधारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है। यहाँ पे आपको 4 विलोम शब्द के जोड़े दिए हैं, एक गलत युग्म है, वही पहचानना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, पुरस्कार का तिरस्कार बिल्कुल सही होता है। भूत का विलोम शब्द भविष्य होता है। मूक का विलोम वाचाल होता है, लेकिन प्रवेश का नवेश नहीं होता है। तो यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शंस में से बताना है प्रतिकूल का विलोम क्या होगा। तो प्रतिकूल का विलोम क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अनुकूल। अनुकूल जो है प्रतिकूल का विलोम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। तो सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो व्यष्टि का विलोम शब्द होता है समष्टि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, साहचर्य का विलोम शब्द बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको साहचर्य का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो साहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अलगाव या फिर पृथक्करण होता है साहचर्य का विलोम शब्द। ठीक है, और अन्य ऑप्शंस की बात करें, वैमनस्य की बात करें तो वैमनस्य का विलोम शब्द होता है सौमनस्य। ठीक है, असहयोग की बात करें तो असहयोग का विलोम शब्द होता है सहयोग। ठीक है, साहचर्य का अलगाव या पृथक्करण, वैमनस्य का सौमनस्य, असहयोग का सहयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, विराट का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्तों विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा सा रूप, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, छोटा रूप यानी कि क्षुद्र। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। ठीक है, तो देखिए, आयात का विलोम निर्यात होता है, बिल्कुल होता है, तो ये तो सही हो गया। दृश्य का विलोम अदृश्य होता है, ये भी सही हो गया। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, ये भी सही हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया है आमिष का सामिष, तो आमिष का विलोम शब्द शामिश नहीं होता है, आमिष का विलोम शब्द निरामिष होता है। ठीक है, आमिष का विलोम शब्द निरामिष होता है और आमिष और शामिश आपस में पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो गया वो क्या निकल गया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब अगला प्रश्न है, अमर शब्द का विलोम बताइए। अमर शब्द का विलोम बताइए। तो अमर का विलोम क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मर्त्य। अमर का विलोम होगा मर्त्य। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो मृतक का विलोम शब्द होता है जीवित, मरण का विलोम शब्द होता है जीवन और मृत्यु का विलोम शब्द होता है जन्म। ठीक है, तो अमर का मर्त्य, मृतक का जीवित, मृत्यु का जन्म, मरण का जीवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, उक्त शब्द का विलोम बताइए। तो उक्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये यहाँ पे अनुक्त होगा, अनुक्त। ठीक है, तो उक्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो उक्त का विलोम शब्द हो गया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अनुक्त। उपयुक्त की बात करें तो उपयुक्त का विलोम शब्द होता है अनुपयुक्त। ठीक है, उपयुक्त का विलोम शब्द होता है अनुपयुक्त। उपर्युक्त की बात करें तो उपर्युक्त का मतलब होता है जो ऊपर लिखा गया है, तो इसका उल्टा क्या होगा, जो नीचे लिखा है, यानी कि निम्नलिखित या अधोलिखित। उपयुक्त उपर्युक्त के विलोम शब्द होते हैं निम्नलिखित या अधोलिखित। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आपके विलोम शब्द का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न ये है कि अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। तो अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा। तो अंतर्मुखी का विलोम होगा ऑप्शन नंबर डी, बहिर्मुखी इज करेक्ट। वाचाल की बात करें तो वाचाल का विलोम होता है मूक। ठीक है, इसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है, तो वाचाल का विलोम होता है मूक। तो दोस्तों ये हमने विलोम शब्द के 10 क्वेश्चन कर लिए। अब हम अन्य टॉपिक से 10 क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है शुद्ध अशुद्ध।
आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शंस में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु इस तरीके से शुद्ध रूप में लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और इन 4 ऑप्शंस में से एक की वर्तनी अशुद्ध लिखी है, बाकी शुद्ध लिखी है। तो आपको बताना है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसका सही रूप होगा निश्चेष्ट, निश्चेष्ट। ठीक है। और पारलौकिक, दुर्घुर्ष, आशीर्वाद, ये बिल्कुल सही रूप में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। आपको 4 वाक्य दिए गए हैं और बताना है कि इन वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। तो इनमें शुद्ध वाक्य जो है हम एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो यहाँ पे एक हलवाई, ये गलत यूज़ हुआ है। उसके बाद अगला है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। यहाँ पे भी एक हलवाई का यूज़ किया, ये भी गलत है। फिर अगला है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, ये भी गलत हो गया। फिर अगला है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है, ये हम एक एक करके सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे और अपना उत्तर देंगे। तो पहला ऑप्शन है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो यहाँ पे जो अनेकों वर्ड यूज़ किया है ये गलत है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर अगला है, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जो अनेकों वर्ड यूज़ किया है ये भी गलत है। फिर तीसरा है, श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर भी अनेकों वर्ड यूज़ किया, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, प्रेमचंद्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, गलती से प्रेमचंद्र को टिक करके मत आइएगा। प्रेमचंद्र, द में भी र की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बतानी है कि शुद्ध वर्तनी किसकी है। तो शुद्ध वर्तनी किसकी है? ऑप्शन नंबर सी, क्लेश, इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। उत्तीर्ण किस तरह से लिखा जाता है दोस्तों? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। उत्तीर्ण लिखने का जो सही रूप होता है वो ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उज्ज्वल का शुद्ध रूप बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वल। उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अब बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, संन्यास। बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। अब देख लेते हैं कि बाकी के शब्द किस तरीके से सही लिखे जाएंगे। तो प्रत्युपकार में छोटा ऊ की मात्रा होती है, दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है, और कैलाश में ये वाला स लिखा जाता है, कैलाश। ठीक है, कैलाश में ये वाला स लिखा जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? एक मिनट में कैलाश यहाँ पर लिख देती हूँ। तो कैलाश ये वाला स लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संन्यास इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। ये शुद्ध अशुद्ध का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें से बताना है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, उपरोक्त। उपरोक्त नहीं होता है, उपरयुक्त होता है। ठीक है, उपरयुक्त मतलब जो ऊपर लिखा गया है। बाकी उद्घोष, एकता, तत्कालिक, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न जो है, अगले 10 प्रश्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है अनेक शब्दों के एक शब्द वाला, कि तैरने या पार होने का इच्छुक क्या कहलाता है। तैरने का या पार होने का इच्छुक क्या कहलाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, तितृषु। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात करें तो तैर कर पार करने वाला उसे हम तारक कहते हैं। ठीक है, तैर कर पार करने वाले को तारक कहते हैं, और तैर कर पार कराने वाले को तारक कहा जाता है। ठीक है, तैर कर पार करने वाले को तैराक कहा जाता है। ठीक है, जो तैरता है, तैर कर पार होता है, वो तैराक कहलाता है, और जो तैर कर पार
करवाता है वो तारक कहलाता है। ठीक है, इन तीनों ऑप्शंस में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है दोस्तों। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। तैरने या पार होने का इच्छुक तितृषु कहलाता है। तैर कर पार करने वाला तैराक कहलाता है। तैर कर पार करवाने वाला तारक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है? बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या कहलाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दुर्भी संधि। दुर्भियोजन की बात करें तो दुर्भियोजन क्या होता है? किसी को हानि पहुंचाने के लिए की गई गुप्त कार्यवाही दुर्भियोजन कहलाता है। ठीक है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्भी संधि कहलाता है। किसी को हानि पहुंचाने के लिए की गई गुप्त कार्यवाही दुर्भियोजन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका अगला प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो अनामिका कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अनामिका का शुद्ध रूप कौन सा है। तो अनामिका का शुद्ध रूप है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पर मैं माँ लिख देती हूँ। तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी को दाम भी कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुगामी और अनुचर। दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और सी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है, ए सी बी डी लिखा गया है, बट उससे मतलब नहीं है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुचर और अनुगामी दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अमूल्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, और जिसका मूल्य अधिक है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुमूल्य। जिसका मूल्य बहुत अधिक है उसे क्या कहा जाता है? बहुमूल्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? मिताहारी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, और थोड़ा और कम, थोड़ा और या फिर कम या फिर नपा तुला खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कम या नपा तुला खर्च करने वाले के लिए एक शब्द होगा मितव्ययी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अंतेवासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, मर्माहत। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। तो जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, पदच्युत। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमने अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है तत्सम तद्भव। ठीक है, तत्सम तद्भव से हम 10 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 3 तत्सम है, 1 तद्भव है। तद्भव वाले को आपको चूज करना है। ठीक है, तो आपको ट्रिक पता होगी कि जिस भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी लगी है वो तद्भव कहलाता है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है? तत्सम है। तो नयन का तद्भव देखा जाए तो क्या होता है? नयन का तद्भव होता है नयन। शकुन का तद्भव होता है सगुन। ठीक है, और मूर्ख का तद्भव होता है मूरख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 3 तत्सम है और 1 तद्भव है। तद्भव वाले को आपको बताना है कि कौन सा तद्भव है। तो यहाँ पे बताना है कि तद्भव कौन सा है। तो तद्भव है पिटारा। तद्भव क्या है? पिटारा है। और इसका तत्सम क्या होगा? तो तत्सम होगा पीटक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 तद्भव है, 1 तत्सम है, तो आपको वही चूज़ करना है कि कौन सा तद्भव नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा शाम। ठीक है, और द्वार जो है ये तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? द्वार। ठीक है, और गृहस्थी ये भी तद्भव है, तो इसका तत्सम होगा गृहस्थी। और पाँव ये भी तत्सम है, तो इसका तद्भव होगा पाद। ठीक है, साएं जो है तत्सम है, इसका तद्भव हो गया शाम। और द्वार तत्सम है, इसका द्वार जो है तत्सम नहीं है, द्वार तद्भव है, तो इसका तत्सम हो गया द्वार। गृहस्थी तद्भव है, इसका तत्सम हो गया गृहस्थी। पाँव जो है तद्भव है, तो इसका तत्सम हो गया पाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है एकल शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? एकल का होता है अकेला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो करपट का तद्भव रूप क्या होता है? करपट का होता है ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा। चलिए अगला प्रश्न है केवर्त शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो केवर्त का तद्भव रूप क्या होता है? तो केवर्त का होता है ऑप्शन नंबर बी, केवट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है गृध् शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो गृध् जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, गीध। ठीक है, गृध् का तत्सम होता है गीध, गृध् जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है गीध। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है मक्खी शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो मक्खी जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप बताना है, तो मक्खी का तत्सम रूप होता है मक्षिका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मक्षिका। ठीक है, मक्षिका होता है मक्खी का तत्सम रूप। चलिए अगला प्रश्न है हल्दी शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्रा। ठीक है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप होगा हरिद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो ये जो आपका तत्सम तद्भव का आखिरी प्रश्न है, तो हुलास शब्द का तत्सम रूप होता है उल्लास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अब हम 10 क्वेश्चन करेंगे विशेषण विशेष से। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक विशेषण नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक विशेषण नहीं है, वही चूज करना है। तो यहाँ पे जो लांछन है ये विशेषण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 4 वाक्य दिए गए हैं और इनमें से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, उस वाक्य को आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में देखिए वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो यहाँ पर विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि वो प्रबुद्ध है। दूसरा वह परिश्रमी है, तो यहाँ पर भी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? परिश्रमी है। ठीक है, यहाँ पे परिश्रमी ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला होगा। उसी प्रकार से तीसरा भी कह रहा है कि वह लड़का विद्यार्थी है, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि वह लड़का क्या है? विद्यार्थी है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण होगा? तो धुंधला शब्द में विशेषण होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सरीखा शब्द में विशेषण है। तो सरीखा शब्द में भी कौन सा विशेषण होगा? तो गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह नौकर नहीं आया इस वाक्य में वह जो है वो कौन सा विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो तीसरा यानी यहाँ पे क्रम की बात हो रही है, जैसे होता है ना पहला दूसरा तीसरा, तो क्रम की बात हो रही है, तो तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न है चौथाई शब्द में विशेषण है। तो चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? तो चौथाई शब्द में देखिए आवृत्तिवाचक तो नहीं होगा, गणनावाचक क्रमवाचक नहीं होगा, केवल अपूर्णांक बोधक जो है चौथाई शब्द में विशेषण कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई, ये विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेष कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। यहाँ पे 3 विशेषण दिए गए हैं, एक विशेष दिया गया है, तो विशेष वाले को आपको पहचानना है। ठीक है, तो कौन सा शब्द विशेष है। ऑप्शन नंबर बी, अग्नि। अग्नि जो है विशेष है क्योंकि इसका विशेषण आग्नेय होता है। ठीक है, अग्नि विशेष है, इसका विशेषण आग्नेय होता है। बाकी शब्द क्या है, बाकी सारे शब्द विशेषण हैं। तो आसीन का विशेष क्या होगा, आसीन का विशेष आसन होता है, मधुर का मधु होता है और कर्मठ का कर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सभी ऑप्शंस के मतलब जान लिए कि अग्नि एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण आग्नेय होता है। इसी प्रकार से आसीन जो है ये विशेषण शब्द है, तो इसका विशेष आसन होता है, मधुर का मधु होता है, कर्मठ का कर्म होता है। चलिए, तो विशेषण विशेष के आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। तो आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है, आखिरी प्रश्न ये कह रहा है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो यहाँ पे देखिए पानी की विशेषता बताई जा रही है कि पानी कैसा है, ठंडा है। तो पानी की क्या विशेषता बताई जा रही है कि पानी ठंडा है। एक मिनट दोस्तों, पानी की ये विशेषता बताई जा रही है कि पानी ठंडा है, इसका मतलब हमारा जो विशेष होगा वो क्या होगा, पानी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम 10 क्वेश्चन करेंगे पर्यायवाची के। चलिए, तो आपका सबसे पहला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। तो बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है, तोयधी। ठीक है, बाकी तोयद, नीरद, पयोधर, ये सब क्या होते हैं, बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो तोयधी किसका होता है, तो तोयधी होता है समुद्र का। तोयधी समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। बादल के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो बादल के और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि तोयद हो गया, नीरद हो गया, पयोधर हो गया, इसके अलावा अम्बुद होता है और बलाहक होता है, और इसके अलावा पयोधर तो है ही इसमें। ठीक है, तो ये सब होते हैं बादल के पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। यहाँ पे 4 युग्म दिए गए हैं और पर्यायवाची की दृष्टि से बताना है कि एक गलत युग्म है। ठीक है, तो देखिए गंगा और जानवी ये आपस में पर्यायवाची हैं, तो ये तो सही हो गया। गृह सदन ये भी आपस में पर्यायवाची हैं, ये भी सही हो गया। मयूर केकी ये भी आपस में पर्यायवाची हैं, ये भी सही हो गया। लेकिन पानी पाड़ी ये गलत दिया है, ये तत्सम तद्भव को जोड़ा दिया है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, परिकर, परिकर जो है दास का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी अनुचर, भृत्य, सेवक किसके पर्यायवाची हैं, दास के पर्यायवाची हैं। दास के और कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो दास का पर्यायवाची होता है, एक तो अनुचर होता है, एक होता है भृत्य, एक होता है सेवक, इसके अलावा होता है नौकर, परिचारक, किंकर, ये सब क्या होते हैं, दास के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चतुर्भुज जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, चतुर्भुज विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ब्रह्मा के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, इसके अलावा हो गया स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, बिरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा, विधाता और पितामा, विधि, ये सब क्या है, ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ब्रह्मा के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, बिरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा, पितामह और विधाता, ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन में बताना है कि दैत्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए राक्षस, दानव, निशाचर, ये सब क्या होते हैं, दैत्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन भूसुर जो है दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भूसुर यदि दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो किसका है, तो भूसुर ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, भूसुर ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। और दैत्य के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो दैत्य का होता है दनुज, दानव, निशाचर, रजनीचर, तमीचर,
राक्षस, ये सब दैत्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और एक असुर भी होता है, ठीक है, एक असुर भी होता है दैत्य का पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला प्रश्न है, रुख का पर्यायवाची शब्द कौन कौन मतलब कौन होगा? रुख का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? 4 ऑप्शन में आपको बताना है। तो रुख का होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विटप जो है रुख का पर्यायवाची शब्द होता है। तो रुख के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं? एक तो विटप होगा, इसके अलावा पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम, ये सब क्या होते हैं? रुख के पर्यायवाची शब्द। एक बार मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ। तो रुख के पर्यायवाची शब्द होता है विटप, पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम, ये सब रुख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेरम की बात की गई है। तो हेरम किसका पर्यायवाची शब्द होता है? गणेश का। ठीक है, यहाँ पे प्रसू नहीं है, प्रसून है। अगर हम इसे प्रसून कर दें तो ये किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? ये हो जाएगा पुष्प का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची होता है? तो हिरण्यगर्भ होता है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? तो आप सभी को पता है कि पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थों वाला, समानार्थी। ठीक है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समान, समानार्थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्राची और प्राचीन दोनों सेम वर्ड लगते हैं। तो प्राची का पर्यायवाची आप प्राचीन मत समझिएगा, क्योंकि प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है पूर्व। प्राचीन का पर्यायवाची शब्द मतलब प्राचीन किसका पर्यायवाची शब्द है? पुराना का। ठीक है, और प्रकृत मतलब होता है जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। और प्रज्ञा ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो प्रज्ञा जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका पर्यायवाची का आखिरी प्रश्न है, तरंग शब्द का पर्यायवाची बताइए। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्मी। ठीक है, तरंग का पर्यायवाची होगा उर्मी। तरंग के और कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो तरंग का होता है लहर, वीची, ठीक है, उर्मी, ये सब होते हैं तरंग के पर्यायवाची शब्द। और ऑप्शंस की बात करें तो पुष्कर ये किसका पर्यायवाची है? तो पुष्कर जो है तालाब का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, कूल किनारा का पर्यायवाची शब्द है। और जो जलधि है वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की हिंदी की मॉक टेस्ट नंबर 2। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।